आज हम चल रहे हैं समझने उस बात को जो हमारे समाज में एक विभाजन रेखा है, जिसने हमारे समाज को वर्गों में बांटा, पहले फिर उनको जातियों में बांटा। देखिए, जब वर्गों में बांटा गया समाज को तो वो कर्म के आधार पर बांटा गया, परंतु जब जातियों में बांटा गया तो वो जन्म के आधार पर बांटा गया। ये मूल अंतर है। ये इस मूल अंतर को अगर आप समझ लेंगे तो आप भारत में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को बखूबी समझ पाएंगे। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि भारत में जातीय व्यवस्था इतनी जटिल क्यों है और जातीय भेदभाव किस प्रकार से भारत को कमजोर करता है, और क्यों आज के समय पर एक वर्ग को आरक्षण क्यों मिलता है। अगर किसी को यह लगता है कि इतने साल से इन्हें आरक्षण मिल रहा है तो वो कृपया एक बार इतिहास के पन्नों को पलटे और अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों को देखें कि उन्होंने उस समाज के ऊपर कितने कुकृत्य किए हैं। जब आप अपने पिता, दादा, परदादा की संपत्ति लेने से इनकार नहीं करते तो उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों का परिणाम कौन भुगतेगा। संपत्ति तो आप बटोर ले रहे हो बड़े प्यार से, लेकिन उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों को कौन भुगतेगा? आप ही भुगतेंगे। ये संपत्ति छोड़ दीजिए या कुकृत्य छोड़, दोनों को लेना पड़ेगा आपको। संपत्ति लेंगे तो कुकृत्य भी आएंगे और संपत्ति नहीं लेंगे तो कुकृत्य फिर भी रहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा, वो सामाजिक चीज है। आपके ऊपर वो टैग रहेगा ही रहेगा कि आपने शोषण किया है समाज का। समझ में आई बात? तो आप इस चीज को समझिए। जिन आप भारत के इतिहास को पढ़िए, और जब तक आप भारत के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप भारत की जातीय व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे, और जातीय व्यवस्था को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप भारतीय समाज को नहीं समझ पाएंगे। भारतीय समाज को समझने के लिए आपको भारतीय इतिहास को समझना बहुत जरूरी है, और आप इस अध्याय में समाज को ही पढ़ रहे हैं, और समाज ही इतिहास का प्रमुख निर्माता होता है। और अगर आपने इतिहास सही ढंग से नहीं पढ़ा तो आपने आने वाले समय को भी नहीं जज कर पाएंगे। आप अगर आप आने वाले समय को जज करना चाहते हैं तो आपको इतिहास, बीते हुए समय को पढ़ना ही पड़ेगा। बीता हुआ समय हमें कुछ सीख देता है कि क्या समस्याएं थी हमारे समाज में जो आने वाले समय में भी आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि समाज का मूड कब बदल जाए कोई पता नहीं होता, कब किस दिशा में चल जाए समाज। ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए इतिहास को पढ़ना, और जो लोग इतिहास नहीं पढ़ते वो कृपया इतिहास पे ज्ञान न दे तो ज्यादा बेहतर रहे। जिनको इतिहास नहीं पता वो इतिहास पर बोले ना तो ज्यादा अच्छा है, और जिन्हें इतिहास पता हो वो जो बोले, क्योंकि उनका बोलना बहुत जरूरी है। और हमारे देश में लोग ज्ञान को प्रमोट नहीं करते, हमारे देश में लोग अफवाहों को प्रमोट करते हैं, और ये इस देश की सबसे बड़ी खामी है, इस देश की जनता की सबसे बड़ी खामी है, और ये इस देश के लिए एक समस्या बनती जा रही है। इस बात को समझिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या है वर्ण व्यवस्था, कैसे ये कर्म के आधार पर प्रारंभ हुई थी और कैसे ये जन्म के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। आइए प्रारंभ करते हैं। धर्म सूत्रों एवं धर्म शास्त्रों में एक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है जिसमें 4 वर्णों अथवा वर्गों का उल्लेख है। चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े हुए कई नियमों का उल्लेख भी मिलता है। यह एक आदर्श व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मणों को पहला दर्जा प्राप्त था तथा शूद्रों को सबसे निम्न स्तर पर रखा जाता था। इससे सामाजिक वर्गीकरण का पता चलता था, और ब्राह्मणों ने संभवतः अपनी उच्च स्थिति को बनाए रखने के लिए इस बात का प्रचार किया कि यह एक दैवीय व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने अपने आप को हमेशा ऊपरी तौर पर स्थापित करके रखने के लिए उन्होंने समाज में ये प्रचार किया कि ये भगवान ने बनाई है, परंतु ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। ये हमारे जो वैदिक ग्रंथ थे उनमें लिखी गई बात थी। समाज, देखो समाज हमेशा बंटता है, आज भी आप समाज को बटा हुआ देखेंगे। आप कर्म के आधार पर आज भी समाज को बटा हुआ देखेंगे। आप एक देख लीजिए, एक लुटियंस दिल्ली है,
वहां पर कौन रह रहा है? वहां पे सारा का सारा प्रशासनिक वर्ग रह रहा है, शासक वर्ग रह रहा है इस देश का, है ना। एक आपकी बंबई देख लीजिए, वहां पे कौन रह रहा है? वहां सारा उद्योग रह रहा है। बाजार जो है वो उद्योग है, और हम लोग जो इन कॉलोनियों में बसे पड़े हैं वो कौन है? सेवक है। और जो स्कूलों में है वो कौन है? शिक्षक है। तो समाज तो आज भी बटा पड़ा है, आर्थिक तौर पर भी बटा पड़ा है, सामाजिक तौर पर भी बटा पड़ा है। लेकिन उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था, उस समय जातीय तौर पर नहीं बटा था, उस समय सिर्फ कर्म के आधार पर बटा था। लेकिन आज कर्म के आधार पर भी बटा पड़ा है और जन्म के आधार पर भी बटा पड़ा है। समझ में आई बात? तो यहां बंटवारा आज बहुत जटिल बंटवारा है समाज का, और इस बंटवारे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बंटवारे के कारण आज समाज के कुछ लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, और ये शोषण कदापि उचित नहीं है। किसी के सरनेम के आधार पर उसको जूते मारना, उसको जमीन पे बिठाना, उसको शिक्षा से दूर करना, ये कदापि उचित नहीं है। और हमारे देश के कुछ ऐसे अभिनेता हैं जिनको इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं होता और बड़ बोले पंछी की तरह बोलने लग जाते हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है। आपको इतिहास समझना चाहिए, और इतिहास को बिना समझे इतिहास पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप मानिए इस बात को कि हाँ मुझे नहीं पता, मैं प्रयास करूंगी कि अगली बार आऊं तो मैं इस चीज के बारे में पढ़ कर आऊं। समझ में आई बात? तो इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, सिर्फ एक के लिए नहीं। कुछ बच्चों को नहीं पता रहता और बेफजूल का ज्ञान देने लगते हैं, वो उचित नहीं है। आप पढ़िए, फिर उसके बाद बोलिए, तर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तर्क क्या होने चाहिए? तर्क संगत होने चाहिए, कुतर्क नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ब्राह्मण जिसके पास शिक्षा थी, उसने अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए उसने क्या कहा कि ये ईश्वर ने बनाया है। भाई आपके पास शिक्षा है और आप जो मुझे बताओगे मैं तो वही समझूंगा ना। अभी एट ए टाइम आपको जो मैं बता रहा हूं वही आपके लिए सही है। गुरु जो है वो जो मार्ग दिखाएगा उसके शिष्य के लिए वही सही है। तो ब्राह्मण उस समय क्या था? गुरु था। उसका शिक्षा पर पूरा एकाधिकार था, और उसने जो समाज को पढ़ाया, जो समाज को बताया, समाज उसी में कन्विंस हो गया। उसने कहा कि हाँ ये ईश्वर का कहा गया संकल्प है कि ब्राह्मण सर्वोच्च है, तो समाज ने मान लिया, और समाज ने फिर उनके पांव पड़े और पांव धो के पिए, उनको सब इज्जत दी, है ना। आगे सुनो फिर क्या कहता है। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ऋग्वेद के पुरुष सूत्र मंत्र को भी उद्घृत किया, जिसमें आदि मानव पुरुष की उत्पत्ति का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि उस ब्राह्मण उस पुरुष का मुंह था जिसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ, वैश्य उसकी जंघा से तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस आधार पर यह निर्धारित किया गया कि ब्राह्मणों का कार्य, अंडरलाइन कर लो, ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा एवं पठन पाठन, यज्ञ कराना एवं दान लेना तथा दान देना था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना एवं दान दक्षिणा देना, ये किसके काम है? ये क्षत्रिय के काम है। और क्षत्रिय के देना, वैश्यों के लिए भी इनमें से अंतिम तीन कार्य अर्थात वेद पढ़वाना, यज्ञ करवाना तथा दान दक्षिणा देना वैश्यों के लिए भी थे, परंतु उनके साथ ही उसमें कृषि, गौपालन एवं व्यापार भी अपेक्षित था। ये किसके लिए है? वैश्यों के लिए। और शूद्रों की एकमात्र आजीविका, दायित्व अथवा कर्तव्य था तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। जो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग था, वो किसी भी काम में दक्ष नहीं था, उसकी किसी भी काम में निपुणता नहीं थी, तो उसको क्या दायित्व दिया कि आप सबकी मदद करेंगे, आप सबकी मदद करेंगे। ये पुरुष सूत्र से ब्राह्मणों ने ये समाज को कन्विंस करने के लिए कि ये ईश्वर ने कहा है, ऐसा हमने नहीं कहा, तो उन्होंने पुरुष सूत्र का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्राह्मण जो है
वो उस पुरुष का सिर है और क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं और ये जो शरीर है ये उसकी जंघा वैश्य है और पांव उसका शूद्र है। इसको प्रमाणित करने का प्रयास किया और उनके काम भी बता दिए, लेकिन ये सत्य नहीं है। हमारे दैविक, हमारे जो ऋग्वेद है, जितने भी हमारे वेद हैं, चारों वेदों में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है कि ये जन्म के आधार पर है। वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर थी। आपकी जो निपुणता होगी, आप में जो दक्षता होगी, आप उसी वर्ण के हो जाएंगे, चाहे आप ब्राह्मण के घर में ही क्यों ना पैदा हो। अगर आपके अंदर पढ़ने लिखने की कला नहीं है तो आप शूद्र बन जाएंगे अल्टीमेटली। लेकिन हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उससे आगे निकले, चाहे उसमें योग्यता हो या ना हो, चाहता तो यही है ना। हर माँ भी यही चाहती है। तो फिर ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि लगाई, बुद्धि में तो कम नहीं थे ना भाई, तो उन्होंने बुद्धि लगाई कि बेटा मेरा चाहे नालायक ही हो लेकिन वो नीचे नहीं जाना चाहिए, वो सेवक नहीं बनेगा अब किसी का, वो रहेगा तो अब ब्राह्मण। तो उन्होंने उस चीज को, जो जन्म, जो कर्म था, उसको क्या कर दिया, जन्म कर दिया कि जो जिस वर्ण में जन्म लेगा, जिसके पिता का जो वर्ण होगा वही उसके पुत्र का भी वर्ण होगा, चाहे उसे आए ढेला भर भी कुछ ना, लेकिन वर्ण वही होगा जो उसके पिता का होगा। ये उत्तर वैदिक काल में होता है। वैदिक काल में हमारा समाज कर्म आधारित रहता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमारा समाज जन्म आधारित हो जाता है। और यहीं से हमारे समाज में जब नए नए समुदाय जुड़े और जब उनको वर्ण व्यवस्था में नहीं सम्मिलित किया जा सका, तो फिर बनती है जातियां, फिर आती हैं जातियां। जो जो वर्ग, जो समुदाय बाहर से आए और जिनको हम किस में सम्मिलित नहीं कर पाए, वर्ण व्यवस्था में नहीं सम्मिलित कर पाए, तो उनको हमने क्या बना दिया, वहीं से हमने जातीय व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया कि यहां से श्री गणेश हो गया जातीय व्यवस्था का। अभी आएगा बीच में और पढ़ाऊंगा डिटेल से, ठीक है। उपयुक्त व्यवस्था में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, इसीलिए उन्होंने इसे अस्थायी बनाए रखने तथा इसके पूर्ण अनुपालन के लिए जहां इसे दैवीय आधार प्रदान करने का प्रयास किया, वहां दो अन्य कार्य भी किए। एक तो उन्होंने शासकों को यह उपदेश दिया कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्य में पूरी तरह पालन करें और करवाएं। दूसरा यह कि उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, परंतु विद्वानों ने लिखा है कि ऐसा करना इतना आसान नहीं था। इसलिए बहुधा इन मानदंडों को महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित विभिन्न कथाओं के माध्यम से बल प्रदान किया जाता है। और आप देखिए, आप रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में आपको जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का पूरा ढांचा देखने को मिलेगा। वर्ण व्यवस्था का आपको पूरा ढांचा देखने को मिलेगा, जिसमें एकलव्य को द्रोणाचार्य शिक्षा क्यों नहीं देते, क्योंकि वो एक क्या है, एकलव्य को द्रोणाचार्य शिक्षा क्यों नहीं देते, क्योंकि वो क्षत्रिय कुल का बच्चा नहीं है, क्षत्रिय कुल का बच्चा नहीं है। वो क्या है, एक आदिवासी है, जिस कारण से उसे शिक्षा नहीं दी जाती। और जब वो उनकी मूर्ति प्रतिमा रखकर सीख भी लेता है, और जब एकलव्य को कभी द्रोणाचार्य मिलते हैं और जब उसकी तीरंदाजी देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं, और जब वो उनके सामने जाता है और बताता है कि आपने तो मुझे शिक्षा नहीं दी, परंतु मैंने आपसे ही शिक्षा ली, आपके निर्देश में ही शिक्षा ली, आपकी प्रतिमा बनाकर। तो फिर द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि फिर तो शिष्य दक्षिणा भी होती है गुरु की। तो वो क्या कहता है, गुरुवर जो आप कहें वो मैं आपको दूंगा दक्षिणा। फिर उसका क्या मांग लेते हैं, दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लेते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें और क्या लॉजिक होगा, मुझे नहीं, लेकिन वो एक आदिवासी था और उसे ये अधिकार नहीं था। अगर वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम देखेंगे तो उसे ये अधिकार नहीं था कि वो शस्त्र चलाना सीखे।
उसे शस्त्र चलाने का पहले था, वैदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल में। और ये महाभारत के माध्यम से ये प्रमाणित किया गया है कि जन्म आपका वर्ण निर्धारित करता है। आप जिस कुल में जन्म लेंगे वही आपका वर्ण हो जाएगा, ये प्रमाणित करने के लिए। इसीलिए कभी कभी ये दिखाया जाता है कि ये जो हमारी जो महाकथाएं हैं, जो हमारे ये ग्रंथ हैं, ये उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए हैं, ऐसा प्रमाणित किया जाता है, जिससे कि ये समझ में आए कि ये जो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए ऐसा किया गया है, जिससे कि समाज ये एक्सेप्ट करे कि हाँ, जन्म ही आपकी वर्ण का निर्धारण करता है, जन्म ही आपके वर्ण का निर्धारण करता है, और आपका वर्ण आपके जन्म से ही निर्धारित होता है, ये प्रमाणित करने के लिए। आगे सुनो क्या कहता है। अक्षत्रिय राजा, आज तक कितने ऐसे राजा हुए जो क्षत्रिय नहीं थे? बहुत से राजा हुए जो क्षत्रिय नहीं थे। जैसा हमने उल्लेख किया है कि क्षत्रियों का दायित्व तो युद्ध करना एवं लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने पर ऐसे अनेक क्षत्रियेतर राजाओं का तथा ऐसे अनेक राजवंशों का उल्लेख मिलता है जिनकी उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई थी। इनमें से कुछ राजवंश ब्राह्मण थे तो कुछ निम्न कुलों उत्पन्न भी थे। उदाहरणार्थ भारतवर्ष के सर्वप्रथम ऐतिहासिक राजवंश मौर्य वंश को ही ले लें, जिसकी उत्पत्ति एक विवाद एवं भ्रम का विषय रही है। ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें निम्न कुल का मानते रहे हैं, यद्यपि बाद के बौद्ध ग्रंथों में उन्हें क्षत्रिय बताया गया है। मौर्यों के बाद उत्तरी भारत में सत्ता स्थापित करने वाले शुंग एवं कवर्ण ब्राह्मण थे। इस आधार पर विद्वानों ने दो निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। पहला तो यह कि जिस भी व्यक्ति में जन समर्थन एवं संसाधन जुटा पाने की क्षमता हो, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सत्ता का उपभोग करने का उत्तराधिकारी था। दूसरा यह कि राजत्व अथवा सत्ता केवल क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेने पर ही निर्भर नहीं करती थी। इसकी पुष्टि भारत पर राज्य करने वाले अन्य देशी एवं विदेशी वंशों से भी होती है। ऐसे बहुत से राजा हुए, ऐसे बहुत से महाराजा हुए जो क्षत्रिय वर्ण के नहीं थे, फिर भी उन्होंने भारत पर राज किया है। तो इससे देखो, राजाओं के होने और ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है उनके अंदर पोटेंशियल कितना है राज करने का, लोगों को कन्विंस करने का। देखो, अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है लोगों को कन्विंस करने का, तो आप राज नहीं कर सकते। राज करने के लिए आपके पास संसाधन जुटाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और लोगों पर रूल करने का एक ऑरा होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो ऑरा नहीं है लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, अपना फॉलोअर बनाने का, तो आप राज नहीं कर सकते। तो ये माना गया कि हाँ, राजा बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप क्षत्रिय वर्ण में ही जन्म लें। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने अपने ऊपर दाग नहीं आने दिया, अपने काम में किसी को इंक्लूड नहीं किया। टीचर कोई नहीं बन सकता भाई, टीचर तो हम ही रहेंगे, समाज का ज्ञान दर्शन हम ही करेंगे। अपने काम पर उन्होंने दाग नहीं आने दिया, जो कि यहां से भी प्रमाणित होता है। उन्होंने क्षत्रियों को कह दिया कि जिसके अंदर पोटेंशियल होगी भाई वो राजा बनेगा, वो राजा बनेगा। और सच में जो जिसके अंदर काबिलियत होगी, अब राहुल गांधी के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो मोदी को हरा नहीं पाए। एट द एंड पोटेंशियल जीता ना, उनके अंदर पोटेंशियल था, उन्होंने लोगों को अपने औरे के अधीन किया और लोग उनके औरे के अधीन आए, लोग उनके फॉलोअर बने और आज वो तीसरी बार भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अब राहुल गांधी का ऑरा बढ़ा है एक नेता के तौर पर, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है जितना मोदी जी का है। इसको मानने से कोई इंकार नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई और। ठीक है, ये हकीकत है।
उन्होंने सच में उस चीज को, चाहे वो कितने भी कुछ भी गलत किया हो, लेकिन वो पोटेंशियल होना चाहिए आपके अंदर। जनता हाँ आपके पीछे चलने के लिए तैयार हो, आपके अंदर ही वो क्षमता होनी चाहिए कि जनता आपके पीछे चलने को तैयार हो। ये माना गया, ये यहां पर माना गया फिर कि राजा बनने के लिए आपके अंदर वो क्षमताएं होनी चाहिए, आपके अंदर वो नेतृत्व कौशल होना चाहिए जिससे कि आप जनता को अपने पीछे चला सके। और अगर आपके अंदर ये कौशल है, आपके अंदर नेतृत्व कौशल है, तो आप राजा बन सकते हैं। राजा बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप क्षत्रिय वर्ण में ही जन्म लें, ठीक है। आगे सुनिए। तो ऐसे भारत में बहुत सारे अक्षत्रिय राजा हुए हैं जो क्षत्रिय वर्ण के नहीं थे, परंतु वो बहुत ही महान राजा बने, ठीक। मौर्य युग के पतन के पश्चात भारत पर कुछ विदेशी शक्तियों ने भी शासन किया, जिनमें उल्लेखनीय है मध्य एशिया से भारत आए शक। यद्यपि ब्राह्मणों ने उन्हें अन्य देशीय, मलेच एवं बर्बर कहकर पुकारा है, परंतु एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि मलेच होते हुए भी ये शासक संस्कृतीय परिपाटी से भली भांति परिचित थे। दूसरी ओर सतवाहन वंश था, जिसके प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने स्वयं को ब्राह्मण कहा था। क्षत्रियों का दर्प हनन करने वाला बताया। उसने यह भी दावा किया कि उसने 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर रोक लगाई, परंतु दूसरी ओर स्वयं मलेच कहे जाने वाले शक शासक रुद्रदमन के परिवार के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। किसने? सतवाहन राजाओं ने। ये याद रखना है कि सतवाहन जिन्होंने ये दावा किया कि हमने 4 वर्णों के बीच में अंतर जातीय विवाह को पूर्णतः रोका, परंतु खुद मलेच कहे जाने वाले शकों के साथ विवाह किया, रुद्रदमन की बेटी के साथ। ब्राह्मणों ने शकों को क्या कहा? मलेच कहा, मलेच और बर्बर कहा कि ये वर्ण व्यवस्था में जिनको नहीं सम्मिलित करा गया उनको मलेच या बर्बर कहा गया, ठीक है। उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सतवाहनों के उदाहरण से कई बातें एक साथ स्पष्ट होती थी। पहली बात तो यह कि सतवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। दूसरी बात यह कि वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, परंतु उन लोगों से विवाह संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। तीसरी बात यह कि वे ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित बहिर्विवाह प्रणाली का पालन करने के स्थान पर अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, मतलब अपने ही परिवार में विवाह कर लेते थे। और ब्राह्मणीय विवाह पद्धति क्या है? अंतर जातीय बहिर्विवाह, मतलब आप अपने कुल में शादी नहीं कर सकते, आपको अपने कुल के बाहर शादी करनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने सतवाहनों ने क्या किया? सतवाहनों ने ब्राह्मणीय ग्रंथ के एकदम विपरीत ही चलकर काम किया है। समाज पर तो ब्राह्मणीय ग्रंथों के नियमों को थोपा, परंतु अपने ऊपर कोई ब्राह्मणीय नियम नहीं थोपे। किन्होंने? सतवाहन राजाओं ने। तो राजा होता है भाई, राजा के लिए कोई नियम नहीं होता, क्योंकि राजा ही नियम होता है। राजा ने जो बना दिया वही नियम है। समझ में आई बात? जैसे अमीर बाप के बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है, वो गाड़ी से किसी को ठोक दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, उनके ऊपर वो केस नहीं लगेंगे जो हम पर और आप पर लग सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? पैसा है उनके पास। समझ में आई बात? आगे आते हैं जाति प्रथा। अब आते हैं जाति प्रथा कैसे आती है समाज में और इसका कैसे प्रादुर्भाव होता है समाज में। चलिए पढ़ते हैं। प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी वह बाद में जटिल होकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। व्यवसाय पैतृक और वंशानुगत हो गए और इनमें परिवर्तन कठिन हो गया है। प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में सबसे अधिक परिवर्तन जाति प्रथा के विकास के माध्यम से परिलक्षित होता है।
प्रारंभिक आर्यों में वर्ण चेतना बिल्कुल भी नहीं थी, जैसा कि इस प्रकार के कथनों से स्पष्ट होता है। मैं चरण हूं, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माँ अनाज पीसती है। व्यवसाय पैतृक नहीं थे एवं विभिन्न वर्णों में विवाह संबंध अथवा भोजन न करने जैसी कोई नियम नहीं थे। वर्ण चेतना का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव दासों के साथ घुलने मिलने के कारण आर्यत्व की अक्षुण्णता को खतरा उत्पन्न होने की आशंका से हुआ। देखो, जब समाज में ये अहम आने लगता है कि हम इनसे बड़े हैं, हम इनसे ऊंचे हैं, उसी दिन से समाज विभाजित हो जाता है। उसी दिन से समाज विभाजित होता है। जब तक समाज अपने आप को एक बराबर समझता है, ये भी बराबर, मैं भी बराबर, तू भी बराबर, तब तक तो समाज में विभेद पैदा नहीं होता। लेकिन जब समाज में कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि हम बड़े हैं, ये हमसे छोटे हैं, ये हमारे दास हैं, ये हमारे नौकर हैं, इनका काम है हमारी सेवा करना, उसी दिन से समाज में विभेद पैदा होता और समाज का वहीं से वर्गीकरण होने लगता है। नहीं तो उत्तर वैदिक काल में तो एक ही घर में दास भी था, एक ही घर में वैश्य भी था, एक ही घर में ब्राह्मण भी था, एक ही घर में शूद्र भी था। क्योंकि वहां पर क्या था, वहां पर कर्म था कि जिसके जैसे कर्म उसका वैसा वर्ण। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या आया, अहम आ गया कि हम बड़े हैं तो हम ही बड़े रहेंगे, हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। वहां पितृ मोह आ गया, पिता में पितृ मोह आ गया कि मेरा पुत्र तो मेरे ही वर्ण में रहेगा, मेरे वर्ण से बाहर नहीं जाएगा। उसने जो कर्म आधारित कर्म काम थे उनको जन्म आधारित काम में परिवर्तित कर दिया कि जो जिस वर्ण का है, जिसका पिता जो काम करेगा उसका पुत्र भी वही काम करेगा, चाहे साले को ढेला भर भी वो काम ना आता हो, चाहे वो काम उसको ढेला भर भी ना आता हो, फिर भी वो वही काम करेगा जो उसका पिता करेगा। भाई देखो, जो पिता कर रहा है पुत्र रोज वही देख रहा है तो वो थोड़ा बहुत तो सीख जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सीख पाएगा। अब जिसका बाप रोज गल्ला चला रहा है उसका बेटा थोड़ा बहुत तो गल्ला चलाना अपने आप ही सीख जाएगा। समझ में आई बात? ये तो स्वाभाविक सी बात, ये तो स्वाभाविक सी बात है। समझ में आई बात? अब हम लोग चाहे ऑफिस का काम सीख पाए ना सीख पाए, लेकिन जो दुकानदार का बेटा है वो गल्ला चलाना आराम से सीख जाएगा। मेरे घर में कोई टीचर नहीं है, लेकिन मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे आता है पढ़ाना तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे आता है लोगों को समझाना तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात अलग है, ये मेरा अपना टैलेंट है, इसमें न पिताजी का योगदान है, न माताजी का योगदान है, न घर का योगदान है, मुझे खुद का योगदान है क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। तो यहां पर हमारा ये मेरा स्वकर्म है, ये मेरा स्वकर्म है। परंतु अगर मैंने अगर पिताजी का ही काम चुन लिया होता तो वो मेरा पैतृक कर्म होता, वो मेरा वंशानुगत काम होता। बिजनेस का बच्चा बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेस में घुस गया आएगा तो वो क्या है, वंशानुगत काम है, वो पैतृक काम है। अगर पंडित का बेटा पंडित ही बन रहा है तो वो फिर नया कुछ नहीं कर रहा, वो अपने पिता का काम अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, आज के समय में क्या है कि पंडित सिर्फ वही बन सकता है जो पंडित के घर में पैदा हुआ है। ये बन तो सकते हो आप संस्कृत पढ़ के, लेकिन आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा एज ए पंडित। ये समाज की हकीकत है। पंडित उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा जो पंडित के घर में पैदा हुआ है। मानती हो ना इस बात को कि नहीं मानती? है ना, ये हकीकत है ना, जो कि सही नहीं। जिसके अंदर ज्ञान हो वो पंडित है, जो शास्त्रों का सही ज्ञान रखता हो वो पंडित है। लेकिन हमारे समाज की ये सोच बन गई है कि जो पंडित के घर में पैदा हुआ है वो पंडित है, चाहे उसको ढेला भरी भी कुछ ना आता हो शास्त्रों का। समझ में आई बात? आगे सुनो। वर्ण चेतना का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव दासों के साथ घुलने मिलने के कारण आर्यत्व की अक्षुण्णता को खतरा उत्पन्न होने की आशंका से हुआ। जब आर्यों का दासों के साथ मिलन हुआ तब उन्हें लगा कि हमारी नस्ल खराब हो जाएगी, हमारी नस्ल खराब हो जाएगी इन दासों के साथ रहने में। उसी दिन से वर्ण व्यवस्था का जन्म होना प्रारंभ हुआ, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों का।
तभी समाज का उन्होंने वर्गीकरण किया, सेपरेशन किया, बंटवारा किया कि हम ये हैं, तुम वो, तुम्हारी नस्ल ये है, तुम्हारी नस्ल वो। समझ में आई बात? उसी दिन से सेपरेशन किया गया। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के प्रारंभ में वर्ण का अर्थ रंग का भेद था, रंग का भेद था, एवं यह विभाजन आर्यों एवं अन आर्यों के बीच था। आर्यों के भारत में अधिक अस्थायी रूप से बस जाने पर धीरे धीरे वर्ण के अर्थ एवं व्याख्या की परिधि बढ़ती गई और ब्राह्मणों के द्वारा विविध व्यवसायों को सुंदर ढंग से नियोजित करने की एक सैद्धांतिक रूपरेखा तैयार कर दी गई, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। व्यवसायों का पैतृक होना वह मूल कारण था। अंडरलाइन करो, व्यवसायों का पैतृक होना वह मूल कारण था जिसने वर्ण को जाति में परिवर्तित किया। व्यवसायों का पैतृक होना, किस काम को सिर्फ यही कर सकता है। पंडिताई का काम सिर्फ पंडित का बेटा ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। चाहे आपको शास्त्रों का कितना भी ज्ञान हो, आप नहीं कर सकते। व्यवसाय सिर्फ व्यवसायी का बेटा ही कर सकता है। दूध का काम सिर्फ दुधिया का बेटा ही कर सकता है। छत्री का बेटा ही छत्री बन सकता है, मतलब प्रशासक बन सकता है। जिस दिन से कामों को पैतृकता के साथ स्टैंप कर दिया गया, उस दिन से वर्ण व्यवस्था आपकी जातीय व्यवस्था में विभाजित हो जाती है। क्योंकि समाज में नए नए लोग आते गए, और भाई प्रेम तो आज से हो नहीं रहा। मान लो एक लड़का मान लो वैश्य है और उसे ब्राह्मण की लड़की से प्यार हो गया, या ब्राह्मण का लड़का है शूद्र की लड़की से प्यार हो गया, तो जब इन्होंने विवाह किया तो इनको जाति से बाहर कर दिया गया, इनको वर्ण से बाहर कर दिया गया, तो इनको एक नई जाति का नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार से जातीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है समाज में। या जो बाहर से लोग आए जिनको जातीय व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया जा सका, वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया जा सका, उन्हें एक नई जाति का नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार से हमारी वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जातीय व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कहां गए थे? व्यवसाय संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रारंभिक वैदिक परंपराओं में समाज एक स्वयं में पूर्ण इकाई था, जिसमें कार्यों के आधार पर 4 विभाजन थे, जैसा कि ऋग्वेद के पुरुष सूत्र का उल्लेख किया जा चुका है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज का विकास धीरे धीरे हुआ। पारवर्ती युगों में कुछ नई जातियों एवं उपजातियों का उदय तत्कालीन समाज का एक महत्वपूर्ण लक्षण था। उपजातियों के अस्तित्व में आने के 3 प्रमुख कारण रहे। पहला तो भारतीय समाज में विदेशियों का सम्मिलित होना, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में आने वाले प्रत्येक नए समूह को एक नई जाति का दर्जा मिल गया एवं वह यहाँ के समाज की वर्ण व्यवस्था में घुल मिल गया। दूसरा अंतर जातीय विवाह एवं तीसरा व्यवसायों का पैतृक होना। ये मैंने आपको तीनों कारण पहले ही बता दिए। ठीक है, बाहर से जो लोग आए उनको जब वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया जा सका तो उनको एक नई जाति का नाम दे दिया गया। और प्रेम विवाह में जो 2 जोड़े गए एक वर्ण से एक, तो उनको वर्ण में सम्मिलित ही नहीं किया गया, तो उनको कहा गया तुम्हारी एक अलग जाति, तुम अब एक अलग जाति रह जाओगे। समझ में? प्रेम तो आज से नहीं है ना भाई, जिस दिन से ये समाज आया है उस दिन से प्रेम चल रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि आज विरोध हो रहा है प्रेम विवाह का, तो कल भी था, और आज भी विरोध होने के बावजूद भी लाखों कपल्स कर रहे हैं शादी प्रेम से, है ना? तो वही चीज है, अब लाखों लोगों को आप वर्ण व्यवस्था से बाहर कर रहे हो तो वो एक नई जाति फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से होते होते समाज में इतनी उपजातियां बन गई, कोई कहने की बात ही नहीं। अब ब्राह्मणों में ही देख लो कितनी जातियां हैं, क्षत्रियों में ही देख लो कितनी जातियां हैं, वैश्यों में ही देख लो कितनी जातियां हैं, शूद्रों में ही देख लो कितनी जातियां हैं।
है ना। हमने अब मोटे तौर पे समाज को 4 भागों में अभी भी बांट रखा, लेकिन इनमें भी देखिए आप, एक ब्राह्मण वर्ण में कितनी जातियां, क्षत्रिय वर्ण में कितनी जातियां, है ना, और आपके वैश्य वर्ण में कितनी जातियां, शूद्रों में कितनी जातियां हैं। समझ में आई बात। तो ये है आज भी। अब हमने क्षत्रिय वर्ण को 2 वंशों में विभाजित किया है, एक है सूर्यवंशी, एक है चंद्रवंशी। लो भाई, सूर्यवंशी चंद्रवंशी में फिर जातियों की कैटेगरी है ना। अब ब्राह्मणों में भी 2 ब्राह्मण होते हैं, एक होते हैं मतलब वो तो जो मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं वो अलग, और फिर एक पारिवारिक, उनमें भी शर्मा वर्मा त्रिवेदी चतुर्वेदी, है ना। तो इस तरह से हैं बहुत सारे, शुक्ला मेंशन, ठीक है, मैं भूल गया था बताना, त्रिपाठी, द्विवेदी, मिश्रा, और ठीक है। जाति प्रथा के विकास और जाति प्रथा के विकास और जटिलता के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया था। मतलब कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर और उन्हें छूने के अयोग्य मान लिया था कि ये अस्पृश्य हैं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। और उन्हें क्या कहा, उन्हें चांडाल कहा। क्या कहा, चांडाल। समझ में कि इनको देख लेने से ही अपवित्र हो जाएगा समाज, ऐसा माना गया। ये मैं तो कह नहीं रहा हूं, यहां लिखा हुआ है, आगे पढ़ूंगा तो देखना। इस सामाजिक विषमता एवं जटिलता और अधिक प्रखर हो गई। ब्राह्मणों का यह भी मानना था कि कुछ कर्म, विशेषकर वे कर्म जो धार्मिक अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत एवं पवित्र थे। इन कर्मों को संपादित करने के कारण ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता स्थापित हो गई एवं स्वयं को पवित्र मानने वाला यह वर्ग अन्य लोगों को अस्पृश्य मानने लगा, जिनसे कोई संपर्क अथवा व्यवहार वर्जित था। स्वयं को पवित्र एवं समाज में सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करने के प्रयास में उन्होंने शवों की अंत्येष्टि, मृत पशुओं की खाल निकालने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करने वालों को दूषित श्रेणी में रखा। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में निम्नतम श्रेणी में रखा। इतना ही नहीं, ब्राह्मण वर्ण इन 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 चांडालों के स्पर्श यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें देखने तक को अपवित्रकारी माना था। अपने आप को सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सबसे पवित्र माना ब्राह्मणों ने। और इन कामों को फिर से मैं काम दोहरा रहा हूं, शवों की अंत्येष्टि करने वालों को, मृत पशुओं की खाल निकालने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करने वालों को दूषित श्रेणी में रखा। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में निम्नतम श्रेणी में रखा। इतना ही नहीं, ब्राह्मण वर्ग इन चांडालों के स्पर्श यहां तक कि उन्हें देखने तक को अपवित्रकारी मानता था। तो ये देखिए, तो जब आपने एक समाज को चांडाल कहा, एक समाज का आपके लिए दिख जाना ही अपवित्रता थी, जब आपने उनके साथ इतना भेदभाव किया है, तो अब भेदभाव तो आपको भी झेलना ही पड़ेगा ना। कर्म तो आपके ही है ना। और गीता क्या कहती है, गीता कहती क्या है, जो कर्म है उसके फल तो आपको ही भुगतने पड़ेंगे। गुरुवर गीता पढ़िए ना फिर आप भी। गीता में क्या उपदेश है, जो बोओगे बेटा काटोगे तो वही। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, बताओ मुझे। जब इतने सालों तक आपने किसी को चांडाल का, अस्पृश्य का, उनका देखा जाना भी आपके लिए अपवित्रता का प्रतीक था, तो अब क्या कहा जाए। आपके लिए नहीं है, ये समाज की बात है, ठीक है। आप अपने ऊपर पर्सनली कभी नहीं लेना, ठीक है। बी प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ो, ठीक है। तो आज के समय पर अगर इस चीज को समाप्त करना है, तो इसीलिए मैं कहता हूं अंतर जातीय विवाह बहुत जरूरी है। क्योंकि अंतर जातीय विवाह होगा तो समाज में ये जो पवित्रता का भाव है ये दूर होगा। कर लेंगे, पर मुझे भी तो पसंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती नहीं है कोई,
जबरदस्ती कोई नहीं है। अगर आपको पसंद है व्यक्ति तो करो, और नहीं पसंद तो जबरदस्ती थोड़ी ना है। लेकिन हां, कभी इस चीज का विरोध मत करो। पर अंतर जातीय विवाह का आप विरोध मत करो, क्योंकि विरोध करने से भी एक बहुत बड़ी अड़चन पैदा होती है। जो कर रहा है उसका सपोर्ट करो, ऑथेंटिक वालों का, मूर्खों का नहीं करने के लिए मैं कह रहा हूं। समझ में आई बात? इस समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं जो प्रेम को दो श्रेणियों में रखते हैं। जिनके लिए प्रेम सिर्फ क्या है, फन है। फन वालों को नहीं, जो वास्तविक प्रेम करते हैं मैं उनका सहयोग करने के लिए कहता हूं। तो अगर वो चीजें होंगी तो समाज में जातीय कटुता, जातीय भेदभाव समाप्ति की तरफ जाएगा और समाज खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। समझ में आई बात? ये जब तक हमारे समाज में जातीय कुरीतियां रहेंगी ना, तब तक हमारे समाज का विकास कभी नहीं हो सकता। हमारे समाज का विकास कभी नहीं हो सकता, और हमारा समाज तब तक उसी चक्की में पिसता रहेगा जिस चक्की में वो पीछे पिसता आया है। पीछे जो पिसता आ रहा था उसी में पिसता रहेगा। और जो स्वर्ण है वो हमेशा इस बात के लिए जो निम्न वर्ण है, वैसे तो कोई नहीं है निम्न, लेकिन जिनके साथ भेदभावपूर्ण एक लंबा विरोध हुआ है, जिनके साथ बहुत बहुत ही गलत हुआ है, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता, इतना गलत हुआ है कुछ। अब आपको मैं नहीं बता सकता वो बातें। कुछ लोगों को अपने गले में, इनको जिनको मैंने चांडाल कहा, इनको गले में अपने हांडी बांध के चलनी पड़ती थी और अपनी कमर में झाड़ू, जिससे कि इनके पांव के निशान भी वहां ना रह जाए जहां से ये गुजर रहे। और इन्हें जमीन पे थूकने तक का भी अधिकार नहीं था। इन्हें अपना थूक अपने मटके में थूकने का विवश किया गया। तो ये था समाज, ये है हमारा समाज। अभी यही पढ़ोगे आप। ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये किताब भी मैंने नहीं लिखी है, आप ये देख सकते हैं। ये बहुत ही प्रतिष्ठित आर्य पब्लिकेशन की है। मेरी तो पब्लिकेशन भी नहीं है कोई, ठीक है। अब एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक। आगे चलता हूं। मनुस्मृति में इन चांडालों के कार्यों अथवा कर्तव्यों की सूची मिलती है, इसीलिए ये लोग मनुस्मृति से इतनी घृणा करते हैं। और मनुस्मृति महिलाओं को भी बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। मनुस्मृति महिलाओं को एक वस्तु की दृष्टि से देखती है, जिसे वो घर में सजा के रखने के रूप में देखती है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मनुस्मृति महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखती है। जो ऋषि मनु थे उनका मानना था कि स्त्रियां सिर्फ घर की शोभा बढ़ाने के लिए हैं, वो घर के बाहर जाने के लिए नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, तो क्या आप घर की शोभा बढ़ाने के लिए, क्या आपके पास वो दायित्व, वो आपको आपके अंदर वो क्षमताएं नहीं है जिससे कि आप समाज का उद्धार कर सके? तो वही बात है ना। एक समय था कि महिलाओं को सिर्फ घर की शोभा नहीं है। आप भी समाज में उतने ही हकदार हैं जितना कि हम हैं। सब उतने ही हकदार हैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे सुन। उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय एवं समाज में बहिष्कृत प्राणियों की थी। उन्हें गांव से बाहर उन्हीं के लिए निर्मित बस्तियों में रहना पड़ता था तथा रात्रि में वे गांव अथवा नगर से चल फिर नहीं सकते थे। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। अंडरलाइन कर लो, ये किनके लिए लिखा, किनके नियम है? चांडालों के, जिन्हें अस्पृश्य घोषित करा है किन्होंने? ब्राह्मण समाज ने, ठीक है। उन्हें गांव से बाहर उन्हीं के लिए निर्मित बस्तियों में रहना पड़ता था तथा रात्रि में वे गांव अथवा नगर में चल फिर नहीं सकते थे। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। अपराधियों को फांसी देना तथा उन व्यक्तियों की अंत्येष्टि करना भी इनका कार्य था जिनके कोई संबंधी नहीं थे। गुप्त युग में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है कि वे नगर से बाहर रहते थे एवं नगर में प्रवेश करते समय सूचना देने के लिए लकड़ी के ढोल बजाते चलते थे।
जिससे लोग उनके मार्ग से हट जाएं एवं उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। हर्षवर्धन के समय में आए अन्य चीनी यात्री हेवेन सांग ने भी उल्लेख किया है कि वाधिक एवं सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। चांडालों की सामाजिक स्थिति के संबंध में विद्वानों ने एक प्रश्न किया है कि क्या आप ब्राह्मणीय ग्रंथों में भी चांडालों की स्थिति का वर्णन भी इसी प्रकार का है जैसा हमने ब्राह्मणीय ग्रंथों में देखा, तथा क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपनी हीन दशा को स्वीकार कर लिया था। कहीं न कहीं दोनों श्रेणी के ग्रंथों में चांडालों के वर्णन एक समान दिखाई पड़ते हैं, परंतु कहीं कहीं इनमें भिन्नता भी परिलक्षित होती है जो एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का संकेत करती प्रतीत होती थी। देखो, समाज पर ना ब्राह्मणों का कब्जा था। राजा भी ना ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं जाता था, क्योंकि धर्म पर किसका कब्जा था? धर्म पर ब्राह्मणों का कब्जा था। और जनता धर्म से, आस्था से जुड़ी हुई होती है, और अगर किसी की आस्था भड़का दोगे ना तो राजा भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आस्था के आगे सब नतमस्तक है। आज के टाइम पर आप बोल दो फिर सेना कंट्रोल कर ले तो कहने वाली बात है, सेना भी नहीं कंट्रोल कर पाएगी अगर आस्था पे प्रहार हो जाए तो। समझ में आई बात? आस्था एक ऐसी चीज है ना, है सेना की भी तो आस्था है ना भाई। 1857 का विद्रोह क्यों हो पाया? क्योंकि उन कारतूसों में क्या लगा था? गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी। गाय किसके लिए पवित्र थी? हिंदुओं के लिए। और सुअर किसके लिए अपवित्र थे? मुसलमानों के लिए। इसीलिए तो विद्रोह हो पाया। समझ में आई बात? तो इस बात को समझिए आप, जिसका धर्म पर नियंत्रण होता है ना, वो वास्तविक तौर पर समाज पर नियंत्रण रखता है। राजा को भी तो फेवर मिल रहा है ना। राजा के सामने से भी तो सारे प्रतिद्वंदी हटा दिए गए कि हाँ भाई, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा के अलावा बेटा कोई नहीं बनेगा। तो राजा भी खुश कि मेरे बेटे के लिए तो रास्ता साफ कर दिया है महाराज ने, तो क्या दिक्कत? महाराज जो कह रहे हैं वही चला। वैश्यों को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके ऊपर तो अत्याचार नहीं हो रहा ना, उनके पास तो पैसा है, पैसा, तो पैसे से कुछ भी कर रहे हैं। दिक्कत तो सारी की सारी किसके साथ थी? शूद्रों के साथ। और उनके पास कोई पावर नहीं थी, ना उनके पास मनी पावर थी, ना यहाँ वाली पावर थी, और ना ही यहाँ वाली पावर थी। वो तो तीनों से वंचित थे। समझ में आई बात? वो तीनों से वंचित थे। ये बात आप समझिए, जो तीनों से वंचित है वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी तो बुद्धि में ये घुसोड़ दिया गया, उसे तो ये बताया गया बचपन से ही कि तू सेवा के लिए पैदा हुआ है, तेरा काम ही है हमारी सेवा करना, तुझे हमारे पांव धोने हैं। तो धोने हैं तो भाई धोने हैं, और आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो क्या करोगे? मजबूरन वो आप काम करोगे, विद्रोह करोगे। दे लाठी दे डंडे, दे लाठी दे डंडे, कितने दिन कर लोगे? खाना नहीं देंगे, कर लो जो करना है, जो करना है कर लो। आगे सुनो, जाति एवं सामाजिक गतिशीलता। हमने सामाजिक जटिलताओं का उल्लेख किया था। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त जाति शब्द से और भी स्पष्ट हो जाती हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार वर्ण की भांति जाति का आधार भी जन्म था, परंतु वर्णों की संख्या केवल 4 थी, जबकि जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। विद्वानों ने इस संबंध में एक रुचिक एवं महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया है। उन्होंने लिखा है कि जब कभी भी जहां कभी भी ब्राह्मणीय व्यवस्था कहीं नए संप्रदायों के संपर्क में आई, जिन्हें चतुर्वर्णीय व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उन्हें जाति में वर्गीकृत कर दिया गया। यही बात मैंने भी बताई आपको। जब भी कोई नया आया समुदाय में और उसे 4 वर्णों में नहीं रखा जा सका, तो उन्हें एक नई जाति का टैग देकर समाज में सम्मिलित कर लिया गया। उदाहरण, जंगल में रहने वाले निषाद अथवा व्यवसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार आदि एक ही आजीविका अथवा व्यवसाय से जुड़े हुए जातियों को कभी कभी श्रेणियों में
भी संगठित किया जाता था। यद्यपि इसके इतिहास का विवरण तो कम ही मिलता है, परंतु कुछ अभिलेखों से इसके विषय में पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। उदाहरणार्थ आधुनिक मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर नामक स्थान से मिला लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक अभिलेख। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः गुजरात राज्य के लाट प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने मंदसौर के राजा की महानता के विषय में सुना था, जिसके कारण उनके मन में मंदसौर राज्य में बसने की इच्छा जागृत हुई, जो उस समय दासपुर के नाम से जाना जाता था। उनकी इस इच्छा ने उन्हें अपने बच्चों एवं बंधुओं के साथ यह कठिन यात्रा संपन्न करने की प्रेरणा और साहस प्रदान किया। मंदसौर अभिलेख से कई बातों पर प्रकाश पड़ता है। पहली बात तो यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक प्रदान करता है। दूसरी बात यह कि इससे श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर दृष्टि प्राप्त होती है। तीसरी बात यह कि यद्यपि सामान्यतः श्रेणी के सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, परंतु कुछ सदस्य अन्य आजीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि सदस्य एक व्यवसाय में सहभागी होने के साथ साथ अन्य बहुत सी चीजों में भी सहयोग करते थे। उन्होंने शिल्प कर्म में अर्जित धन को सामूहिक रूप से अपने आराध्य देवता सूर्य के सम्मान में मंदिर बनवाने पर व्यय किया था। मतलब देखो, जिनके पास हाथ की कला होती थी उनके हाथ की कला के अनुसार उनका नाम रख दिया जाता था। अब सोने का काम करने वालों का नाम जाति भी सुनार कर दी गई, लकड़ी का काम करने वालों को बढ़ई कह दिया गया, मिट्टी के काम करने वालों को कुम्हार कह दिया गया। ठीक है, ये तो इनकी जाति। और लोहे का काम करने वाले को लोहार कह दिया गया। समझ आई बात? तो इस तरह से उनका नामकरण, जिनके हाथ की कला थी उनको उनके कला के अनुसार उनकी जातीय नामकरण कर दिया गया। तो ये बात आप समझ ली। और जब लोग एक इधर से उधर माइग्रेट होकर जाते थे तो उनको उनके काम के अनुसार जातियां अलॉट की जाती थी, जैसे कि यहाँ पर आपको मंदसौर वाले उदाहरण में देखने को मिलता है। 4 वर्णों के परे एकीकरण। देखो, 4 वर्णों के परे एकीकरण समाज का एक ही जगह होता है, और वो कहाँ होता है? बाजार में। बाजार में किसी को कुछ नहीं दिखता पैसे के आगे। समझ में आई बात? तो बाजार वो जगह है जहां पर जाति सब भूल जाते हैं। वहां पर सिर्फ दिखता है क्या? पैसा। अब पैसे के आगे सब भूल भाल के, कौन अछूत है, कौन छूत है, कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है, सब भूल जाते हैं। सबको पता है कि उस समय जो खेत थे, सब खेतों में कौन? शूद्र काम कर रहे थे। शूद्र ही काम कर रहे थे, शूद्र ही सारा राशन वाशन निकाल रहे थे। पर एक बार राशन निकलने के बाद उस राशन को छूने का अधिकार उनको नहीं था, वो अपवित्र हो जाता था। मार्केट में वो जंगल से कुछ सामान ला के बेच रहे हैं, उसे लेने तक वो अछूत नहीं है, लेकिन ले जाने के बाद अछूत हो जाएंगे। तो समाज का एकीकरण बाजार में होता था, जाति के परे, वर्ण के परे। आज भी देख लो, यहाँ पर भी मार्केट में जाते हो तो ये तो नहीं पूछते ना, भाई तेरी जाति क्या है, भाई तेरी जाति क्या है। ऐसा तो नहीं है कि अब मान लो एक अमीर है, दलित अमीर है, तो क्या उससे एक एक अपर क्लास दुकानदार सामान उसको नहीं देगा? देगा भाई, क्योंकि वो धंधा है उसका। अगर उसको नहीं देगा तो उसका बिजनेस खराब हो जाएगा। तो बिजनेस वो ऐसी जगह है जहां पर जाति पाति सब भुला दी जाती थी, वही बताया गया है। पढ़ देता हूं, सुन लो। भारतीय उपमहाद्वीपों में विविधताओं की भरमार रही है, जिसके कारण यहाँ हमेशा ही ऐसे समुदायों का अस्तित्व रहा जो ब्राह्मणीय व्यवस्था की परिभाषाओं और प्रभाव के दायरे में नहीं आते। इन पर ब्राह्मणीय विचारों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें बहुधा विचित्र, असभ्य एवं पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतों में बसने वाले लोगों के हैं जो शिकार और कंदमूल संग्रह करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है निषाद वर्ग, जिसके साथ एकलव्य की कथा जुड़ी है। इसी प्रकार यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था। इसका कारण यह था
कि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि का कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। कभी कभी असंस्कृत भाषी लोगों को मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, परंतु इस सब के बावजूद भी इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। अनेक संबंधों के स्वरूप के विषय में हमें महाभारत की कथाओं से पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। तो ये जो जातियां थी, जो जंगलों में निवास करती थी, जो घुम्मड़ थी, इनके साथ कोई जातीय भेदभाव नहीं कर पाता था, क्योंकि इनका कुछ पता ही नहीं होता था कब कहाँ कौन कहाँ। और वो कंदमूल ला के दे रहे हैं तो कितना मना करोगे, शायद तो तुम्हें जंगल में ही मिलेगा ना, घर पे तो मिलेगा नहीं। कह दो उनको अछूत, नहीं देंगे, क्या कर लोगे फिर, शायद तो चाहिए तुम्हें भी। और बहुत औषधियां जंगलों में ही अवेलेबल है, मत लो, मर जाओ, मर जाओ भाई, फिर नहीं लोगे तो मर जाओगे। तो एट द एंड आपको इनके साथ वो व्यवहार नहीं कर पाते थे जो आप समाज में रहने वाले लोगों के साथ कर पाते थे। तो आज के लिए बस इतना, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।